बांग्लादेश की सड़कों पर क्यों हुआ कट्टरपंथियों का तांडव? प्रतिबंध के बावजूद आखिर कैसे एक आतंकी संगठन को मिल गई बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रैली निकालने की इजाजत? आखिर क्या कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस? कैसे और क्यों बांग्लादेश कट्टरपंथ की गोद में फिसलता जा रहा है और इसके भारत के लिए क्या मायने? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। इस वीडियो में मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आई हैं और ये रमजान के इस मौके पर खिलाफत मार्च की तस्वीरें हैं। खिलाफत मार्च यानी बांग्लादेश के अंदर खिलाफत की व्यवस्था, खलीफा की व्यवस्था, इस्लामिक शासन की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। बांग्लादेश में इस्लाम है, लेकिन उसके बावजूद यह मांग उठाई जा रही है कि हमें लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार नहीं चाहिए, बल्कि खलीफा का राज चाहिए। और उसके लिए ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे थे। ये वहां का हिज्ब उत तहरीर नाम का संगठन है। हिज्ब उत तहरीर खिलाफत की बात करता है, उसकी वकालत करता है, और उसके लिए ये जमा भीड़ जो थी, इस भीड़ ने इस कदर उत्पात किया कि ढाका में पुलिस के कई बैरिकेड्स टूटे हैं, पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, पुलिस के साथ जबरदस्त भिड़ंत हुई है इन तमाम लोगों की। और ये सारे लोग केवल और केवल ये मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर चुनी हुई सरकार की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बांग्लादेश के अंदर अभी भी चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि अगस्त 2024 के अंदर जिस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद वहां पर एक अंतरिम सरकार है। उसके अंतरिम प्रशासक हैं मोहम्मद यूनुस। लेकिन उस अंतरिम सरकार का कहना है कि वो नवंबर दिसंबर के आसपास कभी चुनाव कराने की कोशिश कर सकती है। चुनाव की सुगबुगाहट चल रही है। राजनीतिक दल अभी भी बांग्लादेश के अंदर हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन बांग्लादेश के राजनीतिक दलों को भी परेशान कर सकती हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ किस कदर बढ़ रहा है। ये सारे लोग भीड़ के साथ में, यहां देखिए, पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये आंदोलन जो है वो केवल इस मांग के साथ है। तस्वीरें जरा देखिए आप। ये लोग इस तरीके के जो बैनर्स हैं वो हाथ में लिए हुए हैं। इन बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ है 101 years विदाउट खलीफा, यानी खिलाफत हमें चाहिए। 100 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है, अब वक्त बहुत हो चुका है, हमें खलीफा का राज चाहिए है। और उसके लिए ये जो केसरिया रंग के झंडे हैं, ये बांग्लादेश के अंदर खिलाफत की मांग के साथ में उठाए जा रहे हैं। तो इस भीड़ की पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई है, लेकिन इस भीड़ ने जो तारीख चुनी है वो बहुत अहम है, क्योंकि तारीख चुनी गई है 7 मार्च की। यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश के इतिहास के लिए यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। यह तारीख बताती है कि इसी दिन बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का नारा दिया था 7 मार्च 1971 को। और उसके बाद बांग्लादेश की में उस समय, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया था। और उस गिरफ्तारी के बाद में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था बंगाली भाषा को लेकर, बंगाली अस्मिता को लेकर। और पूर्वी पाकिस्तान उस लंबी लड़ाई के बाद में बांग्लादेश के तौर पर धरती पर एक नए देश के तौर पर वजूद में आया था। लेकिन ये देश, उसका वजूद और साथ ही उसका जो कैरेक्टर है वो अब बदलता नजर आ रहा है। और 7 मार्च की इस तारीख को, यानी बंगबंधु के, शेख मुजीबुर रहमान के सपनों के, उनके विचार के, उनके नारे के बांग्लादेश की बजाय, उनके इस जय बांग्ला की बजाय, अब वहां पर जो नारा उठ रहा है वो नारा है इस कट्टरपंथ का नारा। और इस कट्टरपंथी नारे के साथ साथ ये जो हिज्ब उत तहरीर संगठन है, इस हिज्ब उत तहरीर के ऊपर भारत ने ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। खुद बांग्लादेश की सरकार ने इसे एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन करार दिया था। और इस विरोध प्रदर्शन के बाद, यानी 7 मार्च 2025 को ये जो जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, वहां पर जिस तरीके का उपद्रवी प्रदर्शन हुआ है, उस उपद्रवी प्रदर्शन के बाद में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसको लेकर बांग्लादेश की सरकार ही नहीं, बांग्लादेश की सेना भी इस समय परेशान नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई में बांग्लादेश की सरकार इसे रोकना चाहती थी? अगर रोकना चाहती थी तो उसने कदम क्यों नहीं उठाए? क्यों इन्हें रोका नहीं गया? और ये सारे लोग जो प्रोटेस्ट के नाम पर यहां पर सामने आए हैं, जिस तरीके से हमने बीते 6 महीनों के अंदर देखा है कि ये कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, ये कट्टरपंथी संगठन एक बार फिर से खुले में सर उठा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। कई जो हिंदू अल्पसंख्यक संगठन हैं वहां पर, जो कई
माइनॉरिटी संगठन हैं, चाहे उसके अंदर ईसाई हों चाहे बौद्ध हों, उनके खिलाफ जिस तरीके का जहर उगला जा रहा है, जिस तरीके के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर केवल और केवल एक इस्लामिक राज्य चलेगा, एक इस्लामिक शासन चलेगा। बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक सरकार है, वहां पर एक लोकतांत्रिक देश है जो लोकतंत्र के जरिए अपनी सरकारें चुनता आया है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर अभी जो चल रहा है वो बांग्लादेश के साथ साथ भारत को भी परेशान करने वाला है। भारत को क्यों परेशान करने वाला है, आपको क्या लगता है वो जरूर बताइएगा। साथ ही मैं वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि भारत की चिंताएं कहां हैं और भारत इस मामले को लेकर क्या कर रहा है। लेकिन लौटते हैं इस तस्वीर के ऊपर, क्योंकि बंगबंधु के इस 7 मार्च 1971 के भाषण वाली इस तस्वीर के साथ साथ शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की निर्वासित या कहा जाए कि तख्ता पलट के बाद वहां से ढाका छोड़कर भारत आई जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो शेख हसीना, उनका एक बयान इस मामले को लेकर सामने आया है। और शेख हसीना की तरफ से 7 मार्च को क्या कैसे याद किया गया है, वो जाहिर तौर पर अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की जो लेगेसी है, उनकी जो विरासत है, उसे याद करना चाहती हैं। और उन्होंने भारत में रहते हुए ही उनकी पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 7 मार्च इज एन अनफॉरगेटेबल एंड इनविंसिबल डे इन द लाइफ ऑफ बंगाली नेशन। यानी एक बांग्लादेश, एक बंगाली राष्ट्र के लिए 7 मार्च की वो तारीख अविस्मरणीय है और साथ ही वो उनकी जिजीविषा, वो उनकी इच्छा की विजय की तारीख है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। ऑन दिस डे 1971 आवर ग्रेट लीडर, फादर ऑफ द नेशन, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान स्टूड एट द हिस्टोरिक रेस कोर्स रोड विच इज नाउ शहीद सोहरावर्दी उद्यान एंड डिलीवर्ड अ स्पीच दैट बिकेम द एपिक डिक्लेरेशन। यानी बांग्लादेश की आजादी का नारा इस 7 मार्च 1971 को ही बुलंद किया गया था। इसीलिए हिजबुत तहरीर ने इसी तारीख को चुना है, इसी तारीख को एक खिलाफत मार्च जो था उसका आयोजन किया गया। और ये जो खिलाफत मार्च है, इसके लिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर लोग सड़कों पर उतरे। पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस के ऊपर भी ये जनता टूट पड़ी, ये लोग टूट पड़े। इन लोगों की अगुवाई वो लोग कर रहे थे जो हिजबुत तहरीर के कर्ता धर्ता हैं, यानी वो कट्टरपंथी लोग हैं, जो कि हिजबुत तहरीर, जिसको बांग्लादेश के अंदर भी एक आतंकी संगठन कहा जाता है, उस आतंकी संगठन के कर्ता धर्ता हैं। और वो पब्लिक को उकसाकर सड़क पर लाना चाहते थे, बांग्लादेश को कथित तौर पर एक नए इस्लामिक देश के तौर पर। बांग्लादेश में इस्लाम पहले से है, बांग्लादेश एक इस्लामिक देश भी है, लेकिन उसके बावजूद एक नए किस्म का इस्लाम, एक कट्टरपंथी इस्लाम जो हिजबुत तहरीर है, हिजबुत तहरीर का जो विचार है, उस विचार का जो इस्लाम है, और साथ ही जो मॉडर्न कानून है उसकी बजाय शरिया के कानून वाले बांग्लादेश को बनाने की जो कोशिश है वो कही जा रही है। आपको यह बता दें कि आखिर खिलाफत की अवधारणा और बांग्लादेश में खिलाफत की मांग आखिर है क्या। तो खिलाफत एक इस्लामिक शासन व्यवस्था की बात करता है जिसके अंदर एक खलीफा हो, एक इस्लामिक नेता हो जो मुस्लिम धर्म समुदाय का धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व करे। यानी लगभग कुछ वैसी ही व्यवस्था जैसी कि दुनिया के कुछ मुल्कों में है, जहां पर जो धार्मिक नेता है वही राजनीतिक नेता भी है, और धार्मिक और राजनीतिक नेता जो है उसके साथ में बांग्लादेश का नेतृत्व किया जाए इस अवधारणा के साथ में। यह अवधारणा इस्लाम के शुरुआती इतिहास से पैदा हुई है और पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफाओं ने मुस्लिम उम्मा का नेतृत्व किया। ये इतिहास की बात है, लेकिन मौजूदा समय के अंदर यह व्यवस्था कितनी प्रासंगिक हो सकती है। जनता वहां पर चुनाव नहीं कर रही है, बल्कि ये जो भीड़ है, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये भीड़ जो है वो लोगों के ऊपर हावी होना चाहती है, उनके ऊपर अपनी मर्जी थोपना चाहती है। ऐतिहासिक रूप से खिलाफत का उद्देश्य इस्लामी कानून, शरिया के आधार पर शासन व्यवस्था करना और दुनिया को एकजुट करना या एकजुट रखना था, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर जो है धर्मांतरण की बात भी आई थी उस समय 20वीं सदी में। विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद खिलाफत की औपचारिक व्यवस्था समाप्त हो गई और इसके कारण कई जो मुस्लिम समुदाय हैं इसके पुनर्जन्म की मांग कर रहे हैं, इसे वापस लाने की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर ऑटोमन साम्राज्य के प्रथम विश्व युद्ध के बाद खत्म होने के बाद, यानी जो 101 साल की बात कही जा रही है उन बैनर्स के अंदर, वो इसी ऑटोमन एम्पायर और इस खिलाफत आंदोलन को वापस से खड़ा करने की खलीफा का राज होना चाहिए, उस बात को वापस से बांग्लादेश को एक टेस्ट मॉडल की तरह तैयार करने की बात की जा रही है। बांग्लादेश में खिलाफत की मांग क्या कहती है? इस्लामी शासन की व्यवस्था, कुछ समूह जैसे कि हिजबुत तहरीर बांग्लादेश में वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलकर शरिया आधारित खिलाफत शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। यह है इंटेंशन उस हिजबुत तहरीर संगठन का। साथ ही पश्चिमी प्रभाव का विरोध करते हैं। यह बात अलग है कि पश्चिम की मदद से ही, यानी अमेरिका की मदद से ही मोहम्मद यूनुस वहां पर सत्ता में आए। इसके बाद सत्ता का जो परिवर्तन हुआ, सत्ता की जो करवट बांग्लादेश में अगस्त 2024 में देखने को मिली थी, वो भी
पश्चिम से ही आई थी। बांग्लादेश के बहुत सारे लोग अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के कई देशों में हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, वहां से पैसे भी भेजते हैं, वो रेमिटेंस का पैसा बांग्लादेश में भी पहुंचता है। लेकिन पश्चिम का विरोध है और उस पश्चिम के विरोध के लिए ये सारे लोग इसे इस्लामी मूल्यों के खिलाफ मानते हैं और अफगानिस्तान व इराक जैसे क्षेत्रों में विदेशी हस्तक्षेप की निंदा करते हैं। जाहिर तौर पर यह पॉलिटिकल मामला है। कुरान और सुन्ना पर आधारित व्यवस्था की मांग की जा रही है। साथ ही न्यायिक और शैक्षणिक व्यवस्था जो है उसमें भी बदलाव की बात की जाती है। साथ ही उसमें कहा जाता है कि न्यायिक प्रणाली को शरिया के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। शिक्षा का पूर्ण रूप से इस्लामीकरण होना चाहिए, जिसमें ज़कात और वक्फ जैसे इस्लामी संस्थानों का पुनर्गठन भी शामिल है। साथ ही सार्वजनिक प्रदर्शन हुए हैं, जैसे कि हाल ही में 7 मार्च 2025 यानी आज ढाका में मार्च फॉर खिलाफत में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खिलाफत के नारे लगाते हुए इन मांगों को उठाया, जिस पर पुलिस को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और साथ ही जो साउंड ग्रेनेड है वो भी चलाने पड़े ताकि भीड़ तितर बितर हो, क्योंकि ये भीड़ जो थी वो इस कदर हावी थी, इस कदर उग्र थी कि ये भीड़ जो है वो तोड़फोड़ करने पर आमादा हो गई थी। और इस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी, यहाँ पर देखिए आप, ये आरएबी के जवान हैं, बांग्लादेश की जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उसके ये जवान हैं और ये किस तरीके से धकेले जा रहे हैं। ये जो भीड़ का रेला पूरा चला आ रहा है, ये इस कदर भीड़ है कि यहाँ पे पुलिस भी साइड में हट गई है। साइड में आप देखिए पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पर, और ये जो भीड़ है ये पुलिस वालों को धकेलते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। ये भीड़ किस जगह पर थी? ये भीड़ बैतुल मुकर्रम जो मस्जिद है ढाका के अंदर, वहां के आसपास का ये पूरा इलाका था, बंगबंधु नेशनल स्टेडियम था, यहीं पर भीड़ का जमावड़ा हुआ था और ये भीड़ जो है यहां पर बताने के लिए आई थी कि उसकी ताकत क्या है। जाहिर तौर पर इस भीड़ के जमावड़े के बाद चिंताएं बांग्लादेश के मन में भी होंगी कि अब आखिर ये भीड़ क्या करने जा रही है, क्योंकि ये भीड़ जो है ये ऐसे ही नहीं आई है, ये एक प्रयोग है, ये केवल संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है जो बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। लेकिन इस प्रयोग को लेकर भारत क्या कह रहा है? भारत की जाहिर तौर पर चिंताएं हैं, खासतौर पर बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। The setting up of a party there, as well as this deterioration in security situation. See our position, you know, that we support a stable, peaceful, inclusive and progressive Bangladesh in which all issues are resolved through democratic means and by holding inclusive and participatory elections. We remain concerned about the deteriorating law and order situation, as you mentioned, which has been further exacerbated by the release of violent extremists who were sentenced for serious crimes. क्या कह रहा है भारत? भारत कह रहा है कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से आपराधिक मामलों, आतंकी मामलों में जो लोग सजा याफ्ता थे उनको जिस तरह से छोड़ा गया है और उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश की जो कानून व्यवस्था है वो इस समय चरमराती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर भारत की भी चिंताएं हैं। भारत की चिंताएं क्यों हैं? भारत की चिंताएं इसलिए भी हैं क्योंकि करीब 4096 किलोमीटर की जो सीमा है भारत की, यदि भारत की लैंड बॉर्डर अगर सबसे ज्यादा किसी एक देश के साथ लगती है तो वो बांग्लादेश है और इसीलिए भारत की चिंताएं हैं। भारत बांग्लादेश से कई बार इस मामले को उठा चुका है, लेकिन बांग्लादेश है कि फिलहाल वो अपने ही धुन के अंदर इस समय नजर आ रहे हैं, खास तौर पर मोहम्मद यूनुस, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये बांग्लादेश के अंदर हालात को बताती है। ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन को भी भीड़ नहीं बख्श रही है और बांग्लादेश के अंदर अगर बीते 6 महीनों की बात की जाए तो 225 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर पुलिस को निशाना बनाया है इस भीड़ ने, जो कि उग्र होती चली जा रही है और भीड़ बेकाबू होती चली जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, जो कि कर्ता धर्ता बने हुए हैं। मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, जरा इन तस्वीरों में देख लीजिए। मोहम्मद यूनुस विदेशी मेहमानों से मुलाकातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, साथ ही वो फंड्स जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर हैं, ये उनका काम है, ये उन्हें करना चाहिए। लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरीके से पब्लिक बेकाबू हो रही है, सड़कों पर उतर रही है, कानून अपने हाथ में ले रही है, शासन व्यवस्था को नहीं मान रही है, ऐसे में इतने सारे उनके सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर कहीं कोई ऐसा बयान नहीं है जो ये बताता हो कि किस तरीके से वो कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी मेहमानों से वो तो जरूर मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही एक रोचक चीज यहां पर देखने को मिलती है। देखिए, बांग्लादेश की सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं मोहम्मद यूनुस, वो इस समय चिंतित हैं कि बांग्लादेश के अंदर स्टारलिंक कैसे लाया जा सकता है। स्टारलिंक जानते हैं ना आप?
स्टारलिंक है एलन मस्क की डायरेक्ट इंटरनेट सेवा जो कि सैटेलाइट से सीधे आपके मोबाइल फोन में आ सकती है। बांग्लादेश में वो उसको लाना चाहते हैं। बांग्लादेश को यह व्यवस्था क्यों चाहिए? इसमें बांग्लादेश के लोगों में इंटरनेट की ताकत जो है वहां के लोगों तक पहुंचाने की जिद या उसकी इच्छा उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा इस बात की है कि किसी तरीके से एलन मस्क के सहारे डोनाल्ड ट्रंप को साधा जा सके, किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो अपनी तरफ किया जा सके, उनके मन में जगह बनाई जा सके, क्योंकि एलन मस्क बहुत खास हैं। और ये एलन मस्क ने कोई एक बार नहीं कहा है, बल्कि आप ये देखिए, ये दूसरा बयान देखिए। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस एलन मस्क hold talks to bring Starlink to Bangladesh. Bangladesh chief advisor Professor Mohammed Yunus on Thursday held an extensive video discussion with Elon Musk. एलन मस्क के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने, ताकि स्टारलिंक बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी लाया जा सके। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तब वहां मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा था बांग्लादेश को लेकर, तब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि बांग्लादेश का मुद्दा मैं प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं। जाहिर तौर पर यह चीज मोहम्मद यूनुस को परेशान करने वाली है। वो किसी तरीके से चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो उनके साथ रहे, ताकि उनके ऊपर सरपरस्ती बनी रहे, उनकी ताकत बनी रहे, और इसीलिए वो अमेरिका को साधना चाहते हैं, इसीलिए वो एलन मस्क को साधना चाहते हैं, इसीलिए वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्टारलिंक जो है वो अमेरिका में आ जाए, अमेरिका का जो स्टारलिंक है वो बांग्लादेश में आ जाए, और बांग्लादेश जो है उस पर अमेरिका की सरपरस्ती, या कहा जाए उनकी जो व्यवस्था है, मोहम्मद यूनुस की जो बनाई हुई व्यवस्था है, उसे अमेरिका की एक सरपरस्ती मिल जाए, उसका एक आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन इस आशीर्वाद को फिलहाल कोई सूरत मिलती हुई तो नजर नहीं आ रही है। हालांकि मोहम्मद यूनुस इन तमाम चीज़ों में देखें, ये उनका जो सामाजिक संगठन है, उसका जो सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर भी आपको कहीं कानून व्यवस्था को लेकर कोई मीटिंग या कोई चिंता जो है वो जताई जाती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन इस बीच में एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण आया है, और वो आया है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान का। ये बयान है जो कहता है क्या? वो ये कहता है कि बांग्लादेश की संप्रभुता, बांग्लादेश सॉवरेनिटी वुड बी एट स्टेक इफ पीपल could not set aside their differences or stop slinging mud on each other। यानी बांग्लादेश के लोग यदि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आए, उन्होंने विरोध या अपने जो मतभेद हैं उनको कम नहीं किया, तो बांग्लादेश की संप्रभुता, बांग्लादेश का वजूद, बांग्लादेश एक देश के तौर पर इस समय खतरे में है। उसकी जो संप्रभुता है वो इस समय दांव पर लग जाएगी अगर लोगों ने अपने आप को नहीं संभाला। लैक ऑफ यूनिटी अमंग फोर्सेस is one of the reasons behind the deteriorating law and order situation in the country। यानी जो पुलिस बल हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो ही बटी हुई हैं, और ये भी एक चिंता है। और चिंता कौन जता रहा है? चिंता जता रहे हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ, जिन्हें माना जा रहा है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ही एक तरीके से सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। मोहम्मद यूनुस उसके बिना सत्ता में नहीं रह सकते। बांग्लादेश की आर्मी एक बड़ी आर्मी है। बांग्लादेश को बनाए रखने में, बांग्लादेश को स्थिर रखने के अंदर सेना का योगदान है। लेकिन सेना इस बात को लेकर चिंतित है कि बांग्लादेश की फोर्सेज आखिर क्या कर रही हैं, उनके बीच में बंटवारा क्यों हो रहा है। उन्होंने ये कार्यक्रम के दौरान ढाका में ये बात कही थी, और साथ ही ये जो चिंताएं हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ की, ये बांग्लादेश के हालात को लेकर एक बड़ी टिप्पणी करती हैं। और बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ये बयान बहुत सारी चीजें बताता है। लेकिन हर चीज ऐसे ही नहीं होती, ये तस्वीर उसकी गवाह है, क्योंकि संगत का बड़ा असर होता है। इन दिनों बांग्लादेश के साथ उसकी संगत जो है वो पाकिस्तान के साथ है। बीते 6 महीनों के अंदर यदि आप देखें तो 2 से ज्यादा बार मुलाकात बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हो चुकी है। बांग्लादेश और शहबाज शरीफ, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दिनों बड़े करीब आ रहे हैं, बड़ी नज़दीकियां जताई जा रही हैं। और ये नज़दीकियां जो हैं वो ये बताने की, ये जताने की हो रही हैं कि हम 1971 का इतिहास बदलना चाहते हैं, हम समय में पीछे जाना चाहते हैं, हम एक ही देश थे, हम एक ही देश के तौर पर वापस जुड़ना चाहते हैं, हम उस एक देश के तौर पर आगे दोस्ती कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों के बीच में कारोबार कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम बातें हो रही थी, क्योंकि बीते 50 सालों में जो नहीं हुआ वो मोहम्मद यूनुस के आने के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्तों में हो चुका है। क्या हो चुका है? सीधे कराची से अब जहाज चलते हैं और चिटगांव पोर्ट पर आते हैं, उनकी कोई चेकिंग उस तरह से नहीं होती। सीधी जो जहाज सेवा है वो पहली बार शुरू हो चुकी है। 2025 के मध्य तक सीधी हवाई सेवा, सीधी उड़ान सेवा जो है वो भी शुरू कर दी जानी है। इसको लेकर भी इन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो चुकी है। साथ ही इससे पहले तक बांग्लादेश में आने वाले पाकिस्तान के लोगों की एक अलग से चेकिंग होती थी। जब वो ढाका के एयरपोर्ट पर उतरते थे तब उनकी एक अलग चेकिंग होती थी, एक अलग डेस्क पर उनको जाना पड़ता था। लेकिन अब
उनसे बांग्लादेश ने रियायत दे दी है, माफी दे दी है। साथ ही पाकिस्तान से आने वाला जो सामान है उसकी भी अब बांग्लादेश के अंदर कोई अलग से चेकिंग नहीं होती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों के लिए वीजा फ्री एंट्री या ई वीजा की जो व्यवस्था है वो कर दी है। बड़ी आसानी से वो अप्लाई कर सकते हैं। बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान आएं, वहां रहें, उनसे मिलें, अपनी पुरानी जड़ों को जरा देखें, जानें। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहता है इन्हीं के सहारे। लेकिन पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान ग्लोबल टेरर इंडेक्स जारी हुआ है और इस ग्लोबल टेरर इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है जरा वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये आज ही आंकड़ा आया है जो बताता है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की फहरिस्त के अंदर ये नंबर 2 पर है। यानी पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो नंबर 2 पे है। और अगर आप बांग्लादेश की रैंकिंग देखेंगे तो बांग्लादेश जो है वो 35वें नंबर पर है आतंकवाद प्रभावित मुल्कों के लिहाज से। अगर देखा जाए भारत के अंदर भी, चूंकि भारत भी आतंकवाद प्रभावित मुल्क है, भारत को आतंकवाद का असर झेलना पड़ता है, भारत की रैंकिंग 14वें पे है। लेकिन दुनिया भर में आतंकवाद के लिस्ट में इस ग्लोबल टेरर इंडेक्स के अंदर जो रेड का इंडेक्स है, एक्सट्रीम रेड है, उस एक्सट्रीम रेड के अंदर पाकिस्तान का नाम यहां पर लिखा हुआ है। और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो 2 पायदान बढ़ी है। यानी पिछले साल का ग्लोबल टेरर इंडेक्स 2024 को जो था उसकी तुलना में पाकिस्तान की पोजीशन और बढ़ी है, उसने छलांग लगाई है। पाकिस्तान यही तो बेहतर कर रहा है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है आतंकवाद के मामले के अंदर वो बढ़ रही है। लेकिन ये हिज़्ब-उत तहरीर जो संगठन है इस पर भारत कितना आगाह है उसकी भी मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये एक तस्वीर है जो बताती है, एक सोशल मीडिया पोस्ट है समाचार एजेंसी एएनआई का, जो बताता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जो है वो सर्चेस की हैं तमिलनाडु के कई इलाकों में से हिज़्ब-उत तहरीर से जुड़े मामले को लेकर, क्योंकि हिज़्ब-उत तहरीर जो है वो भारत की प्रतिबंधित सूची में है। हिज़्ब-उत तहरीर को लेकर भारत का जो गृह मंत्रालय है उसने प्रतिबंधित संगठनों की सूची में हिज़्ब-उत तहरीर को डाल रखा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। यानी भारत जो है वो इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। केवल भारत ही नहीं मानता है, ये अगर आप भी देखना चाहें तो भारत के गृह मंत्रालय की एक लिस्ट है जिसके अंदर तमाम वो संगठन हैं जो कि भारत विरोधी हैं या ये आतंकवादी संगठन हैं। इन तमाम आतंकवादी संगठनों की फहरिस्त में यदि आप देखेंगे तो 45 संगठनों की इस फहरिस्त के अंदर इस 45वें नंबर के ऊपर हिज़्ब-उत तहरीर और उससे जुड़े हुए सभी स्वरूप, उसके सभी संगठन और उससे जुड़े हुए हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे इसमें डाला गया है। यानी भारत का गृह मंत्रालय जो है वो हिज़्ब-उत तहरीर को, किसे? इस संगठन को। ये हिज़्ब-उत तहरीर जो सड़कों पर उतरा था, ये हिज़्ब-उत तहरीर जो बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी जो खिलाफत का राज है वो स्थापित करना चाहता है, उसे भारत एक आतंकवादी संगठन करार देता है। और इस आतंकवादी संगठन को लेकर भारत की भी चिंताएं हैं और भारत की चिंताएं इस लिहाज से भी गंभीर हैं क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से राजनीतिक अव्यवस्था हो रही है, जिस तरीके से शासन व्यवस्था चरमराती जा रही है, जिस तरीके से बांग्लादेश की सेना के प्रमुख खुद कह रहे हैं कि बांग्लादेश में यदि जनता ने अपने आप को नहीं संभाला, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने बांग्लादेश को नहीं संभाला तो बांग्लादेश टूट जाएगा। ये चिंता खुद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जता रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ये जो खिलाफत का आइडिया है क्या ये बांग्लादेश के अंदर पनप सकता है? और अगर बांग्लादेश के अंदर खिलाफत का राज आया या ऐसी कोई शासन का अगला तख्ता पलट वहां पर हुआ तो भारत पर उसका क्या असर होगा, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत अमूल्य होती हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। हमें अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा और बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।